हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। दृष्टि IAS के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। आपसे पूछा गया था कि टालामैडले निम्न में से किस पारंपरिक थिएटर का एक प्रकार है। ऑप्शन है यक्षगान, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या रामलीला। हाल ही में यक्षगान थिएटर के एक प्रकार टालामैडले को कोविड-19 के चलते सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया गया। पारंपरिक टालामैडले में कलाकार यक्षगान प्रदर्शन के विपरीत बिना किसी वेशभूषा यानी कॉस्ट्यूम्स के एक जगह पर बैठते हैं और चुनी गई उपकथा के अनुसार अपने वाक कौशल का प्रदर्शन करते हैं। टालामैडले में संगीत यक्षगान प्रदर्शन जैसा हो सकता है, लेकिन इसमें बिना किसी नृत्य या वेशभूषा के केवल शब्द ही बोले जाते हैं। राधाकृष्ण कल्चर, वासुदेव रंगा भट्ट और श्रीपद हेगड़े आदि इसके वर्तमान कलाकार हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी यक्षगान। आज के सेशन का पहला सवाल, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत किस पायदान पर है। ऑप्शन है 50वें, 47वें, 43वें या 32वें। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत 43वें स्थान पर बना हुआ है। 63 देशों की इस सूची में सिंगापुर ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस सूची में डेनमार्क दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर आ गए हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका 10वें स्थान पर जबकि चीन 20वें स्थान पर आ गया है। ब्रिक्स देशों में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके बाद रूस, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का स्थान है। यहाँ रूस विश्व स्तर पर 50वें, ब्राज़ील 56वें और दक्षिण अफ्रीका 59वें स्थान पर हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 43वें स्थान पर। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पहले भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन के अनुसार 1976 से 2005 की अवधि की तुलना में 21वीं सदी के अंत तक भारत के औसत सतह वायु तापमान में कितनी वृद्धि हो सकती है। ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस, 2.8 डिग्री सेल्सियस, 3.6 डिग्री सेल्सियस या 4.4 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पहला भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन प्रकाशित किया है। इसके अनुसार सबसे खराब स्थिति में 1976 से 2005 के बीच की अवधि की तुलना में इस सदी के अंत तक भारत का औसत सतह वायु तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके अंतर्गत सबसे खराब स्थिति को रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे यानी RCP 8.5 द्वारा परिभाषित किया गया है। RCP वातावरण में बढ़ते ग्रीन हाउस गैस यानी GHG उत्सर्जन के कारण 8.5 वाट प्रति वर्ग मीटर के एक विकिरणकारी बल की गणना करता है। इसके अनुसार 1976 से 2005 की अवधि की तुलना में वर्ष 2100 तक गर्म दिन और गर्म रात की आवृत्ति क्रमशः 55% और 70% तक बढ़ सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 4.4 डिग्री सेल्सियस। तीसरा प्रश्न, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 जून, 17 जून, 18 जुलाई या 19 जुलाई। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए इस दिवस की थीम फूड फीड फाइबर रखी गई है, जो भूमि और खपत के बीच संबंध को बताती है। यह दिवस जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते मरुस्थलीकरण, कृषि योग्य भूमि एवं उत्पादकता में गिरावट और बढ़ते सूखे के प्रति जागरूकता पैदा करने और खाद्य उत्पादन के सतत उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 17 जून। चौथा प्रश्न, सिप्री ईयर बुक 2020 का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है। ऑप्शन है वैश्विक अर्थव्यवस्था, विश्व वन्य जीव संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन और स्पेस रिसर्च या हथियार नियंत्रण, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। सिप्री ईयर बुक 2020 हथियार नियंत्रण, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं का अत्याधुनिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। हाल ही में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार रखने वाले सभी देशों ने अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण जारी रखा है। इसी क्रम में भारत और चीन ने पिछले 1 साल में अपने परमाणु हथियार बढ़ाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का परमाणु शस्त्रागार 2019 में 290 वॉरहेड से बढ़कर 2020 में 320 हो गया है। भारत के लिए यह संख्या 2019 में 130-140 से बढ़कर
2020 में 150 हो गई है। वहीं पाकिस्तान के परमाणु वॉरहेड 2019 में 150 से 160 के बीच होने का अनुमान लगाया गया था, जो 2020 में 160 तक पहुंच गए हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास भारत की तुलना में ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। यह रिपोर्ट स्वीडन स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी की गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी हथियार नियंत्रण, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। पांचवा प्रश्न, निम्न में से किस यूरोपीय देश ने हाल ही में एंटी रेसिज्म कमीशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी या फ्रांस? ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में नस्लीय समानता के लिए एंटी रेसिज्म कमीशन स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने यह निर्णय अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए लिया है। यह कमीशन यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में जीवन से जुड़े सभी क्षेत्रों जैसे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा या न्याय प्रणाली इत्यादि में असमानता के सभी पहलुओं को देखेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी यूनाइटेड किंगडम। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान संशोधन विधेयक के बारे में सही नहीं है? कथन है, इसे संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ऐसे विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे विधेयक का दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना जरूरी है। विश्लेषण देखते हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है। इस प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसे विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे विधेयक का दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना जरूरी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यह कथन सही नहीं है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से वे कौन सी स्थितियां हैं जिसमें संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों, कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर शेष सभी विधेयकों के संबंध में संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि यदि दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इससे संबंधित प्रावधान मुख्यतः अनुच्छेद 108 तथा सीमित रूप से अनुच्छेद 118 में दिए गए हैं। संयुक्त बैठक निम्नलिखित स्थितियों में बुलाई जा सकती है। यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों, यदि दूसरे सदन ने विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने पूरे होने तक विधेयक को पारित न किया हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एक और दो, दोनों। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 118(4) में बताया गया है कि संयुक्त बैठक की कार्यवाहियों का संचालन तथा उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के नियमों के अनुसार संचालित होती है, राज्यसभा के नियमों के अनुसार नहीं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। अनुच्छेद 118(4) में बताया गया है कि संयुक्त बैठक की कार्यवाहियों का संचालन तथा उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष के भी अनुपस्थित होने पर राज्यसभा का उपसभापति यह भूमिका निभाता है, और यदि वह भी ना हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जाता है कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। राज्यसभा का सभापति और उपराष्ट्रपति इस सूची में शामिल नहीं है, क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के नियमों के अनुसार संचालित होती है, राज्यसभा के नियमों के अनुसार नहीं। संयुक्त बैठक में केवल उन बिंदुओं पर विचार किया जाता है जिनके कारण अंतिम रूप से विधेयक पर असहमति उत्पन्न हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एक और दो, दोनों। 9वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन बजट के बारे में सही है या सही हैं? संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके माध्यम से संसद सरकार के वित्तीय कामकाज पर नियंत्रण रखती है तथा उसे कार्य करने के लिए आवश्यक धन मुहैया कराती है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। संसद का एक मुख्य कार्य बजट पारित करना है। संसद इसके माध्यम से सरकार के वित्तीय कामकाज पर नियंत्रण रखती है तथा कार्य के लिए आवश्यक धन मुहैया कराती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन भारित व्ययों से संबंधित नहीं है या नहीं है? भारित व्ययों में ऐसे व्यय शामिल किए जाते हैं जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन आदि की सुरक्षा से जुड़े हैं। इन व्ययों को राजनीतिक दबावों से दूर रखने के लिए व्यवस्था की गई है कि इन पर मतदान नहीं होगा। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही दो। भारित व्ययों में ऐसे व्यय शामिल किए जाते हैं जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन आदि की सुरक्षा से जुड़े हैं या फिर सरकार की साख को प्रभावित कर सकते हैं। इन व्ययों को राजनीतिक दबावों से दूर रखने के लिए व्यवस्था की गई है कि इन पर मतदान नहीं होगा। कुछ प्रमुख भारित व्यय इस प्रकार हैं: राष्ट्रपति की परिलब्धियां, भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की परिलब्धियां, भत्ते और पेंशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया स्कीम के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी KISCE की स्थापना की जा रही है। इसके पहले चरण में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ऑप्शन है कर्नाटक, ओडिशा, मणिपुर या पंजाब। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।